गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टार्ट पर्क्स, और जिसे कि आप अनुलाभ कह सकती हैं। इसके अंतर्गत हम ये कहें कि अनुलाभ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पर्क्स और प्रीक्विस्ट, इसका अर्थ क्या होता है, अनुलाभ का अर्थ क्या होता है। एक्चुअली whenever employer given to employee some additional amount to basic salary and some facility that called प्रिक्विस्ट और पर्क और अनुलाभ। मतलब कहने का अर्थ है कि जब कभी एक नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त किसी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वह नगद में है, चाहे नगद के मेजरमेंट के अंतर्गत आती हैं, तो उनको हम अनुलाभ कहते हैं। ये अनुलाभ जो दिए जाते हैं वह विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को अलग अलग प्रकार के दिए जाते हैं। तो उस दृष्टि से जो अनुलाभ हैं वह 3 दृष्टि से बांटे गए हैं कि सम प्रेक्टिस और पर्क आर विच फॉर ऑल एम्प्लॉय। मतलब कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो सभी एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफाइड या विशिष्ट व्यक्तियों को, विशिष्ट कर्मचारियों को दिए जाते हैं, और कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो सभी के लिए कर मुक्त होते हैं। लेकिन जो पहला और दूसरा है, सम प्रेक्टिस टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय के लिए जो अनुलाभ हैं वह कौन कौन से हैं, तो उसके अंतर्गत आप नोट्स में देखेंगे। फर्स्ट जो दिया हुआ है वह है, मैंने ए पॉइंट डाला है कि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य माने जाने वाले अनुलाभ। ऑल ऑफ फर्स्ट है रेंट फ्री और कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। इसका अर्थ होता है कि यदि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को मुफ्त में या रियायती दर पर किराए का मकान दिया जाए और उसकी सुविधा दी जाए, तो उसे हम कहेंगे रेंट फ्री और कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। इसमें 2 बातें और देखनी हैं कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन या रहने की सुविधा दी जा रही है, किराया लिए बिना उन्हें रहने की सुविधा दी जा रही है या कंसेशनल रेंट पे दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वह मकान फर्निश्ड भी हो सकता है और अनफर्निश्ड भी हो सकता है। अनफर्निश्ड का अर्थ होता है जिसमें केवल मकान की सुविधा एक कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई हो, और फर्निश्ड का अर्थ होता है कि यदि एम्प्लॉयर ने अपने उस मकान में विशिष्ट प्रकार का फर्नीचर लगाया हुआ है, जिसको अपन फ्रिज, एसी, डाइनिंग टेबल फर्नीचर या इस प्रकार की दूसरी सुविधा भी अवेलेबल करवाई है, तो उसको फर्निश्ड हाउस कहेंगे, फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये भी देखना होता है कि जो कर्मचारी को दिया गया है वह फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। सेकंड पेज पे मैं आ रही हूँ। सेकंड पेज में आपको मैंने बताया है कि जो रेंट फ्री या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन है, चाहे फर्निश्ड है चाहे अनफर्निश्ड, तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ भी 2 तरह के होते हैं। कुछ एम्प्लॉय गवर्नमेंट होते हैं और कुछ एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट होते हैं। तो ए स्मॉल लेटर में ए में लिखा है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और बी पॉइंट में लिखा है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैं आपको पहला ए पॉइंट समझाऊंगी कि यदि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और सरकार ने किसी अपने कर्मचारी को मुफ्त में या रियायती दर पर मकान दिया है रहने के लिए, तो उसके संबंध में कितना अमाउंट उसका टैक्सेबल माना जाएगा, ये सबसे पहला बिंदु है। तो इसमें पहला पॉइंट दे रहा है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को केवल मकान दिया गया है, उसमें किसी प्रकार का फर्नीचर इस्टेब्लिश नहीं है, किसी प्रकार का फर्नीचर नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो सुविधा का मूल्य माना जाएगा वह उतना माना जाएगा जितना कि एम्प्लॉय को सरकार के द्वारा मकान की सुविधा का मूल्य दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट ने कितना अपने एम्प्लॉय को मकान की सुविधा का मूल्य दिया है, मतलब उस मकान का मूल्य, मकान के संबंध में जो सुविधा का मूल्य है वह कितना है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। फिर आप ये देखिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसमें किस किस को शामिल किया जाना चाहिए। तो आपके सामने नोट्स हैं,
उसमें देखिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाएंगे, या ऐसे डेपुटेड व्यक्ति एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी रूल्स के अंतर्गत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके अंतर्गत मैंने नोट्स में डाला है, आप देखिए कि जो फॉरेन में एम्प्लॉय हैं या लोकल अथॉरिटी वाले हैं या लीगल कॉरपोरेशन में एम्प्लॉय हैं, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाए। अब आपको ये तो बता दिया कि सरकार के द्वारा, जैसे हम लोग कई बार देखते भी हैं, क्वार्टर्स बना के देती है सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को, तो अगर खाली क्वार्टर दिया गया है तो उसको अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कहेंगे। और यदि क्वार्टर के अंतर्गत सरकार के द्वारा उसमें किसी प्रकार का वेल फर्निश्ड भी है, जिसमें सोफ़ा, पलंग, टेबल, एसी, फ्रिज, वॉशिंग टेबल सभी कुछ शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में सुविधा का जो मूल्य होगा वह होगा जो अनफर्निश्ड मकान के संबंध में हमने सुविधा का मूल्य माना है, प्लस जितनी भी फर्नीचर दिया गया है उसकी जितनी कॉस्ट है उसका 10% लेना है। तो हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हम कर देंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। एंड अगर फर्नीचर नहीं, एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है और उसने कहीं से हायर करके दिया है, तो जितना भी हायर चार्ज होता है वह प्लस कर दिया जाएगा। तो प्लस में हम केवल 2 चीज़ों में से और में करेंगे, और मतलब या तो कॉस्ट के फर्नीचर का 10% करेंगे, या फिर हम जितना भी किराया उस फर्नीचर का दे रहे हैं उसको ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता रही हूँ अकोमोडेशन टू कंसेशनल रेंट। ये क्या होता है? रियायती दर पर सुविधा का मूल्य। रियायती दर पर सुविधा का मूल्य होता है कि सरकार ने क्वार्टर बना के दे दिया और उसका मूल्य भी बता दिया कि इस क्वार्टर का इतना 1 महीने का किराया होता है, लेकिन उस किराए के स्थान पर सरकार के द्वारा एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ अमाउंट काट दिया जाता है कि आपको फ्री में मकान की सुविधा दी जा रही है, उसके बदले में हम आपकी सैलरी से थोड़ा अमाउंट ले रहे हैं। तो या तो अमाउंट ले रहे हैं, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करते मैं आपके सामने उदाहरण रख रही हूँ कि कोई वेल फर्निश्ड मकान दिया गया है, उसका है ना टोटल किराया, मतलब अनफर्निश्ड का किराया था 8,000 रुपये, और फर्नीचर के जो कॉस्ट 10% जो कॉस्ट का निकला है वह 2,000। तो फर्निश्ड अकोमोडेशन टोटल हो गया 10,000, मतलब 8,000 अनफर्निश्ड हाउस का, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो हम ये कहें कि उस मकान में 20,000 का फर्नीचर लगा हुआ है, तो उसका 10% हम लेंगे, तो 8,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 10,000। तो ये 10,000 उसका किराया बनता है फर्निश्ड अकोमोडेशन का। और अब अगर आपको कंसेशनल रेट पर दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके 10,000 वैल्यूएशन आया है अकोमोडेशन का, उसमें से एम्प्लॉयर के द्वारा अगर आपसे 5,000 लिए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे 10,000 माइनस 5,000, तो बाकी आ जाएगा 5,000। तो वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट ऑफ अकोमोडेशन हो जाएंगे 5,000। तो कहने का अर्थ है कि कहीं भी हम जाते हैं तो जो किसी भी वस्तु की लागत होती है उसमें से यदि हमको 10% 15% डिस्काउंट मिलता है, तो नेट वैल्यू जो होती है वह आपका क्या होता है? कंसेशनल रेट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि फर्निश्ड मकान की वैल्यूशन आपकी आ रही है 10,000 और उसमें से एम्प्लॉयर अगर आपसे 5,000 मांग लेता है, तो बाकी आपके पास सुविधा का मूल्य क्या रहा? केवल 5,000 रुपये। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अकोमोडेशन के संबंध में वैल्यूशन किया जाता है, फ्री अकोमोडेशन के संबंध में वैल्यूशन किया जाता है। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट हेडिंग मैंने डाला है कि यदि वह नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना किसी कंपनी में लगा हुआ है, किसी खान में लगा हुआ है या और कहीं लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 2 स्थितियाँ बनती है कि क्या जो मकान है वह खुद एम्प्लॉयर खुद का है, और दूसरी स्थिति होती है क्या मकान
एम्प्लॉयर का न होकर के उसने किराए पे लेकर के सुविधा दी है। तो पहली स्थिति में मैं आ रही हूँ कि यदि है ना नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और ऐसी स्थिति में पहला पॉइंट बनता है कि मकान एम्प्लॉयर का खुद का है, अर्थात उसके नियोक्ता का खुद का है और अपने एम्प्लॉय को वह सुविधा प्रदान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सुविधा का मूल्य होगा वह मैं आपके सामने बता रही हूँ। पहला दिया हुआ है कि 2001 की जनगणना के अनुसार यदि किसी शहर की पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है तो ऐसी स्थिति में सैलरी का 15% जो होगा वह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई शहर ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख तक ही है या 25 लाख से कम है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी सुविधा का मूल्य हो जाएगा वह सैलरी का 10% हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है यदि वह शहर या वह सिटी 10 लाख तक पॉपुलेशन वाला है या लेस देन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी उसका सुविधा का मूल्य हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि बिलो 10 लाख, 10 to 25 lakh and more than 25 lakh, 7.5, 10% एंड 15% ऑफ सैलरी। और इसमें एक ध्यान रखना कि हाउ मच पीरियड ही वाज ऑक्यूपाइड, मतलब ये नहीं कि पूरे साल का लग जाए, जितने समय उस व्यक्ति ने उस अवधि के अंतर्गत उसकी सुविधा का उपभोग किया है उतने समय का ही सैलरी का 15%, 10% या 7.5% लगेगा। नाउ वी कम टू सेकंड पॉइंट। मैंने अभी कहा था मकान एम्प्लॉयर का भी हो सकता है और एम्प्लॉयर का नहीं है तो एम्प्लॉयर ने किराए पे लेकर के या लीज पे लेकर के अपने कर्मचारियों को सुविधा पे दिया है। तो सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है उसमें आपको सुविधा का मूल्य निकालना पड़ेगा एक्चुअल लीज रेंट और 15% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड। जो जितनी अवधि के लिए उस व्यक्ति ने उस मकान का उपयोग किया है उसकी सैलरी का 15% लेना है, या फिर उस मकान के संबंध में उसने जितना किराया दिया है उन दोनों को लेना है। उन दोनों में से जो सबसे कम होगा वह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और इसमें भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो भी उसमें भी ये जो ऊपर जो मैंने पॉइंट समझाए थे कि नियोक्ता का मकान है या नहीं है, ये जितनी भी सुविधाएं आई है वह अनफर्निश्ड के संबंध में या असुसज्जित मकान के संबंध में। अब इसी में अगर आप सुसज्जित मकान की सुविधा जानना चाहते हैं तो इसमें वही लेना, ऊपर के पॉइंट को सॉल्व करके प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10% कॉस्ट लेना है या हायर ऑफ चार्जेज। अगर फर्नीचर मकान मालिक का नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्होंने किराए पे ला के दिया है तो जो किराया लगेगा वह जुड़ जाएगा। और कंसेशनल भी सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे ऊपर मैंने समझाया था। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन चाहे वह फर्निश्ड है चाहे अनफर्निश्ड है, और उसके बदले में यदि एम्प्लॉयर आपसे या एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट ले लेता है तो उसका डिफरेंस ले लेंगे या उसको घटा देंगे और वह कंसेशनल रेंट का अकोमोडेशन कहलाएगा। अब ये जितना भी हमने पढ़ा उसमें आप लोगों के सामने आया है कि व्हाट इज़ द 7% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। तो आपको सैलरी का मीनिंग आना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सैलरी? तो सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस फीस, कमीशन, डीए इफ एंड इट इज़ इंक्लूडिंग इन रिटायर्ड बेनिफिट्स plus all other taxable allowances after deducting exempt amount from the amount of the allowance plus other monetary payment। इसके अलावा जितने भी मोनेट, तो इन सबको साथ में लेकर के हम इन सब के टोटल लगाएंगे और उस टोटल का 10% जो होगा वह आपका सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब लास्ट वाले पेज में मैंने किताब से आपको एक फॉर्मेट भी दिया है। इस फॉर्मेट को जो मैंने आपको ऊपर समझाया है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में कि 25 लाख की पॉपुलेशन है, 10 लाख की पॉपुलेशन है या 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो कितने %, वो मैंने आपको किताब में से एक फ़ोटो खींच करके एक फॉर्मेट भी दिया है, आप उसे आसानी से समझ सकती हैं। थैंक यू। अब इसी चीज़ का हम कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।